A very good afternoon to all of you. क्या आपने शादी करने का सोच लिया है? Have you decided to get married? अगर आपने ऐसा सोच ही लिया है तो वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस है मेरी तरफ से। लेकिन क्या आपको लगता है कि शादी के बाद भी जिंदगी बिल्कुल फेरी टेल स्टोरीज की तरह, परियों की कहानी की तरह चलती है? तो नहीं, इसका बहुत बड़ा आंसर है नो। क्योंकि शादी के बाद जिंदगी शायद वैसी नहीं रहती जैसी शादी से पहले होती है। तो जो ये कोर्टशिप पीरियड होता है ना, इसमें आपकी हेल्प करती है प्री मैरिटल काउंसलिंग, यानी शादी से पहले ली हुई कुछ सलाहें, कुछ काउंसलिंग जो शायद आप अपने रिश्तेदार से भी ले सकते हैं, अपने किसी बहुत अच्छे दोस्त से भी ले सकते हैं, और साथ साथ आप इसमें एक रिलेशनशिप काउंसलर की भी मदद ले सकते हैं। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि प्री मैरिटल काउंसलिंग शादी के बाद आप पर किस तरह के पॉजिटिव असर डाल सकती है, आपकी जिंदगी को किस तरह से बेहतर बना सकती है। अपनी रिलेशनशिप काउंसलर प्रतिभा आनंद सिंह के साथ। प्रतिभा जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू नमिता। अब जैसे कि मैंने कहा कि शादी के बाद कुछ एक जिंदगी में स्टेप्स ऐसे होते हैं जो शायद थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि अगर एक पर्टिकुलरली लड़की की बात की जाए तो वो शादी के बाद बहुत सारे नए लोगों से मिलती है, नए रिश्तेदार उसके बनते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी जिंदगी में फेस करती है। लेकिन कई बार एट टाइम सिचुएशंस को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस केस में प्री मैरिटल काउंसलिंग काफी हेल्प करती है उसकी। मैं ये जानना चाहती हूँ सबसे पहले कि क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं प्री मैरिटल काउंसलिंग के? हाँ नमिता, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैरिज एक एक्वायर्ड रिलेशनशिप है, यानी नेचुरल रिलेशनशिप से भिन्न है जो हमारे साथ बाय बर्थ होते हैं या जन्म से होते हैं। सो इनवेरिएबली दो लोग अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग परिवारों से और कभी कभी अलग अलग कल्चर से साथ आके जुड़ते हैं, और वन फाइन डे अगले दिन से वो साथ जीवन बिताना शुरू कर देते हैं। तो कई तरह के नए चैलेंजेस रहते हैं, कई तरह की नई सिचुएशंस और परिस्थितियाँ बनती हैं जिनके लिए हम तैयार नहीं होते हैं। हमें पहले से नहीं मालूम होता किससे किस तरह से डील करना है, या शादी अपने आप में एक जो नया शायद एक खूबसूरत बंधन होता है ज़्यादातर लोगों के लिए, अगर वो उसको सही से हैंडल कर पाएं तो उसमें आने वाले किस तरह के नए चैलेंजेस होंगे। तो उन चैलेंजेस को बेहतर समझने के लिए उनको कैसे डील किया जाए मोस्ट इफेक्टिवली, उसमें प्री मैरिटल काउंसलिंग एक व्यक्ति को या कपल को तैयार करती है, परिपक्व बनाती है। तो इसके लिए प्री मैरिटल काउंसलिंग में एक कपल को साथ ही एक रिलेशनशिप काउंसलर से मिलना होता है, जिसमें वो बातचीत करते हैं रिश्ते में नए तरह के चैलेंजेस जो पॉसिबली आ सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर गिवन रिलेशनशिप और अ कपल की ज़िंदगी में। उन सब चीज़ों पे डिस्कशंस होती हैं, और यदि किसी पार्टनर को कोई स्पेसिफिक क्वेरीज हैं तो वो अलग से भी इंडिविजुअली काउंसलर के साथ बैठ करके उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो प्री मैरिटल काउंसलिंग में बेसिकली किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया जा सकता है? ओके, प्री मैरिटल काउंसलिंग में हम लोग ज़्यादातर पहले तो नए डिमांड्स, नए रिश्तों को लेकर के, जो रिश्ता बना है अपने आप में नया, उसके साथ साथ बहुत से और नए रिश्ते जुड़ रहे हैं एक व्यक्ति के। और एक फीमेल के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उसे पूरी तरह से एक नए परिवार में जाना है, इंटीग्रेट होना है और वहाँ पर अपनी ज़िंदगी बितानी शुरू करनी है। हम कितना भी माने कि हम दो एक सेम कल्चर को बिलोंग करते हैं दो लोग, बट हर घर में नमक भी खाने में अलग लेवल पे डलता है, घर की लोकेशन, कमरों की लोकेशन अलग होती है, और हर चीज़ का एक नया रूटीन होता है। तो उसको समझना, उसको जानना, बहुत दफ़ा हम शायद बहुत ज़रूरी भी नहीं समझते हैं, पहले बातचीत खुल के नहीं होती उनसे इश्यूज़ पे। तो वो सब चीज़ों पे बातचीत कितनी ज़रूरी है, एक एक के स्वभाव को समझना, परिवार में उनकी नीड्स को समझना कितना ज़रूरी है, वो सारी चीज़ों पर एक एम्फोसिस रहता है। उसके साथ साथ जो एक डायडिक रिलेशनशिप नया बन रहा है, दैट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ द कपल, तो उसकी अपनी तरह की क्या डिमांड्स होंगी, क्वेरीज रिलेटेड टू इंटीमेसी, वो सब जो बहुत सारे सवाल होते हैं मन में, उन पर बातचीत होती है। फिर रिलेशनशिप जो अपने आप में नई जिम्मेदारियां लेकर के आता है, बिकॉज ऑल नॉट फन एंड गे, इट ब्रिंग्स विद इट लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसके लिए हम शायद नॉर्मली तैयार नहीं होते हैं। उस सब के बारे में बहुत सी बातचीत होती है, और कॉन्फ्लिक्ट्स हो तो उसको कैसे हैंडल करें उसके बारे में बातचीत होती है। राइट, बिकॉज शादी के बाद जब लड़की जाती है ससुराल तो अपने नए लोगों के साथ बहुत सारे नए रिश्तों को भी पाती है। तो ऐसे में कैसे निभाए वो अपनी जिम्मेदारियों को, कैसे पूरा करे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है लड़की के लिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि शादी से पहले कुछ एक सलाह जरूर ली जाए, प्री मैरिटल काउंसलिंग ली जाए इन द कोर्टशिप पीरियड, जिससे कि आगे चलकर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कम हो सके और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक लड़की बहुत अच्छे से निभा सके। इसी के साथ हम बात करेंगे अपने पहले कॉलर के साथ। नेहा हमसे बात करेंगी सबसे पहले। जी नेहा। हेलो मैम, पहले तो गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून नेहा। और दूसरी रिक्वेस्ट मेरी ये है कि मेरे यहाँ लाइट जा चुकी है, इसलिए मैं आपसे चाहूंगी कि मेरी फ़ोन डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा। चलिए, आप लाइन पे बने रहिएगा, सवाल बताइए। मैम, मेरा पूछना ये है, मेरी मैरिज को 1 साल हो गया है करीब, और उसके बावजूद अगर मैं अपने हस्बैंड से कुछ बातचीत करके कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती हूँ तो वो उस समय तो नॉर्मली मान जाते हैं कि नहीं तुम सही हो, लेकिन उसके बाद मैं देखती हूँ कि सब कुछ वैसे का वैसा ही है, वो मुझे टाइम नहीं देना चाहती हैं
या वो कहीं और जाके बैठते हैं, जिसकी वजह से मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती हूँ। और मैं खुल के उनसे बात करते करते इतना थक गई हूँ, इतना पॉजिटिव सोचते सोचते मैं थक गई हूँ कि अब मेरा पॉजिटिव सोचने का मन ही नहीं करता है। जबकि मैंने उस दिन जस्ट फॉर केयर में ये भी सुना था कि आप अपने मोबाइल पे एक सेंटेंस लिख के बार बार एक एक घंटे में उसको रिपीट करते रहिए, उससे भी आपको पॉजिटिव थिंक मिलेगा। मैंने वो भी करके देख लिया, लेकिन वो भी करने का मेरा मन ही नहीं करता है, क्योंकि जब मैं देखती हूँ कि नहीं ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है तो मेरा कुछ करने का मन ही नहीं करता है। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड को कभी खोएं नहीं जिंदगी में, क्योंकि जिस दिन आप नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं सारे सराउंडिंग्स भी नेगेटिव हो जाते हैं। तो पेशेंस बनाए रखनी है, धैर्य को नहीं खोना है, उसके बाद अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की वो भी प्यार से कोशिश करनी है। तो प्रतिभा जी क्या कर सकती हैं ये? जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्हें कोई समस्या रहती है तो अपने हस्बैंड से उसके बारे में बैठ के डिस्कस करती हैं, और हस्बैंड उस वक्त तो मान जाते हैं, लेटर ऑन ही शोज रिएक्शन टू इट। एक चीज़ जो पहली चीज़ किसी भी रिलेशनशिप में इम्पॉर्टेंट होती है वो ये कि अभी 1 ही साल हुआ है रिलेशनशिप को बने हुए, हम नॉर्मली क्या करते हैं, अपने पार्टनर की हर चीज़ को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जो भी समस्या, थोड़ी सी भी चीज़ लगती है, हमें लगता है शायद ये हमारे मुताबिक नहीं है, इसलिए उसे कम्युनिकेट किया जाए, उसे करेक्ट किया जाए। नॉट नेसेसरीली जो चीज़ हमारे पर्सपेक्टिव से शायद बहुत सही नहीं है वो वाकई में गलत हो, है ना। हो सकता है दूसरे के पर्सपेक्टिव से वो चीज़ सही हो। आप बाजार में सब्जी लेने या सामान भी लेने जाएंगे, कपड़ा भी लेने जाएंगे, तो हर व्यक्ति सेम कपड़े पे हाथ नहीं रखता ना। हर इंडिविजुअल की एक अपनी आइडेंटिटी पसंद या नापसंद होती है। हो सकता है बहुत सी चीज़ें जिसके लिए आप क्रिटिकल हो रही हैं शायद वो उतना क्रिटिसिज्म ना मांगती हो या क्वेश्चनिंग की बहुत ज़रूरत ना हो। यानी हर इशू डिस्कशन नहीं मांगता रिश्ते में, इन अ मैरिटल रिलेशनशिप, कि हम हर चीज़ को एक डिस्कशन का मुद्दा बनाएं। जब हम डिस्कस करते हैं तो हम हर इशू पे उस पर क्रिटिसाइज करते हैं पार्टनर को, और वो इनवेरिएबली अननेसेसरली एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है या दूसरे के मन में एक रिजेक्शन की फीलिंग पैदा करता है, या दैट आई एम बीइंग क्रिटिसाइज्ड। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले ये समझें कि कौन से इश्यूज इंपॉर्टेंट हैं जिन पे बातचीत की ज़रूरत है। अगर कोई इश्यूज ऐसे हैं जिन पे बहुत बातचीत की ज़रूरत नहीं है तो बहुत ज़रूरी नहीं है आपको कि हर चीज़ करेक्ट ही करें, पार्टनर में या बच्चों में या किसी भी और इंपॉर्टेंट क्लोज रिलेशनशिप में। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। सेकेंडली, अगर हस्बैंड रिजेंटफुल होते हैं उसके बाद पैसिव एग्रेशन शो करते हैं, यानी विड्रॉल शो करते हैं, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पहले तो कुछ समय के लिए इस पैटर्न को थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। ये अज्यूम करते रहना कि मैं तो बात करती हूँ, सब मान जाते हैं ना, अपने एक पर्सपेक्टिव से सोचते चले जाना। एक बार ये पैटर्न थोड़ा ब्रेक कीजिए, लेट हिम बी द वे ही इज। उनको अपने ही पैटर्न पे बिहेव करने दीजिए, चीज़ें करने दीजिए। परिवार की जो कंटिन्यूशन में बहुत नुकसान अगर नहीं पहुंच रहा है तो चीज़ों को ऐसे चलने दीजिए, और फिर चूज कीजिए, सिलेक्ट कीजिए विच आर द इश्यूज दैट आर इंपॉर्टेंट, दैट नीड एंड डिमांड डिस्कशन, और उनको आराम से बैठ के डिस्कस कीजिए। चलिए, तो प्यार से बातचीत करना आपको एक जरूर अच्छा सा सॉल्यूशन देगा, बजाय इसके कि आप अपना पेशेंस लूज करें या नेगेटिव सोचें, या फिर आप ऐसा कहें कि मैं पॉजिटिव नहीं सोच पा रही हूँ। तो पॉजिटिव सोच के साथ ही आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जिंदगी में किसी भी मुश्किल का हल रखा होता है आपकी पॉजिटिव सोच में। अभी बात करेंगे हम मोनिका के साथ फोन लाइन पर। जी मोनिका। हेलो। हाँ जी। जी मोनिका बताइए। मैं आगरा से बोल रही हूँ। नमस्कार मोनिका जी, बताइए। हाँ, मेरी ये प्रॉब्लम है कि मेरी शादी को 2 साल हुए हैं अभी जी। मेरे जो हस्बैंड मेरे साथ मतलब विडो मदर इन लॉ है मेरी, तो हम लोग मतलब एडजस्ट नहीं हो पाते थे। क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ है वो चाहती है कि मतलब मेरे बेटे को शायद खींच रही है या अपना बना लेगी इस तरीके से। तो ऐसे मतलब सोच सोच के मेरे को काफ़ी बीमारियाँ हो गई हैं, और मैं उस घर में ऐसा लगता है जैसे मैं वहाँ से घर छोड़ के भाग जाऊँ या पता नहीं क्या करूँ। मैं बिल्कुल एडजस्ट नहीं तो ऐसा नहीं सोचना है सबसे पहले तो कि आप घर छोड़ के चली जाएं, क्योंकि वो आपका ही घर है और वहाँ पे आपको ही एडजस्ट करना पड़ेगा। अब कैसे एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम को आप सॉल्व करें या कैसे एडजस्ट करना सीख जाएं, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। अगर आप असल में चाहती हैं कि ज़िंदगी आपकी बहुत खुशहाल हो जाए और रिश्ते आपके और मजबूत हो जाएं आपकी शादी के बाद, आपके पति के साथ ही नहीं लेकिन उसकी फैमिली के साथ भी और भी रिश्तों के साथ भी, तो यहाँ पर प्री मैरिटल काउंसलिंग आपकी काफ़ी हेल्प करती है टू मेक इट बेटर इन कम्युनिकेशन, इन बिलीव्स, इन बिहेवियर। क्योंकि जब हम सपनों की दुनिया से बाहर निकलते हैं, यानी ड्रीम्स अनलिमिटेड वर्ल्ड से हम बाहर निकल जाते हैं, तब पता चलता है कि असली सच्चाई क्या है दुनिया की। क्योंकि मुश्किलें, प्रॉब्लम्स, परेशानियां हर जिंदगी में आती हैं, लेकिन उसे प्यार के साथ, काम तरीके के साथ किस तरह से सॉल्व करना है, ये मुझे लगता है एक औरत को मैनेज करना जरूर आना चाहिए, वो भी शादी के बाद। वैसे ब्रेक में जाने से पहले हमसे सवाल किया कुछ इसी तरह का कि एडजस्टमेंट प्रॉब्लम आ रहा है, किस तरह से सॉल्व करें, क्योंकि उन्हें अभी इस वक्त ऐसा लग रहा है एट दिस स्टेज कि वो घर छोड़कर चली जाएं।
बिल्कुल नमिता, इस तरह की सिचुएशन में जहाँ कि उनको लग रहा है कि उनकी मदर इन लॉ को बेटे से ज़्यादा अटैचमेंट है और वो महसूस करती हैं कि शायद बहू जो है वो बेटे को उनसे दूर कर रही है, तो इसी तरह की सिचुएशन से प्री मैरिटल काउंसलिंग का अगर उन्हें मिली होती तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जो एक व्यक्ति को तैयार करती हैं इस चीज़ के लिए कि जब हम नए परिवार में जा रहे हैं, वहाँ जैसे माँ और बेटे का या पेरेंट्स और उनके हस्बैंड का जो रिलेशनशिप है वो इतना इंटीग्रल रहा है, इतना इंपॉर्टेंट होता है शुरू से कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर बहुत ही पॉजिटिव होते हैं। राइट। और कभी कभी उनको ऐसा महसूस होता है कि अगर बच्चा अपनी वाइफ को टेंशन पे कर रहा है या समय दे रहा है तो एक इनसिक्योरिटी सी आने लगती है, या बहुत सारी सामाजिक बातें सुनकर ऐसा लगता है कि शायद बच्चा हमें इवेंचुअली निग्लेक्ट कर देगा, a very या एक common फीलिंग आने phenomena with लगती है। everyone. एग्जैक्टली, बिकॉज मदर रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ पर्सनस लाइफ Right. टिल अ पर्सन गेट्स मैरिड। तो हो सकता है एक मदर इन लॉ इनसिक्योरिटी महसूस करे, तो आपको उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए, राइट फ्रॉम डे वन चाहिए था, और अब मे बी आप शुरुआत कर सकते हैं कि पहले तो आप मदर इन लॉ के पर्सनालिटी को उसी तरह एक्सेप्ट करें। शायद वो थोड़ा सा पॉजिटिव है ज़्यादा अपने बच्चे को लेकर, या इनसिक्योर हैं, या शायद उनकी जगह पर आप या कहीं और फीमेल्स भी उस तरह का फीलिंग एक्सपीरियंस कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें लग सकता है कि उनका इंपॉर्टेंट निजी समय कहीं जा रहा है दूसरे रिलेशनशिप में। तो आप उनको अपना बनाइए, मदर इन लॉ को अपना बनाइए, आप उनसे एक मधुर रिलेशनशिप बनाइए, और इस चीज़ से डिस्टर्ब मत होइए कि वो कहीं आप थोड़ी देर ज़्यादा अधिक बेटे को बुला ले रही हैं अपने पास, उससे बातचीत कर रही हैं। साल 2 साल भर ये पैटर्न रहेगा और उसके बाद वो अपने आप कंफर्टेबल हो जाएंगी, आपको भी एक्सेप्ट करने लगेंगी। द मोर यू विल क्रिटिसाइज, द मोर यू विल रिटेलिएट, उतनी समस्या आपकी गंभीर होती जाएगी, घर में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और आपको ऐसा लगेगा कि ये घर अपना नहीं है। चलिए, तो मदर इन लॉ जैसी हैं उनकी उसी पर्सनालिटी के साथ उनको एक्सेप्ट कीजिए। वो कहते हैं ना कि चेंजेस हर किसी में लाना बिल्कुल ठीक नहीं होता, जो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए, और ये मत सोचिए कि आप उस घर को छोड़ देंगे, बिकॉज अगेन वो आपका ही घर है। अभी बात करेंगे नीतू के साथ। जी नीतू। हेलो। हेलो। जी नीतू जी, नमस्कार, बताइए। मेरे जो है, मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं, हम्म। कोई बच्चा नहीं हुआ। मेरे घर में बहुत ज्यादा मुझे ताने दी जाती है। मेरे ससुर मेरे नन बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं, जिससे मेरे पति से मेरी बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। अभी उम्र कितनी है आपकी? 32। मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है मेडिकल में। जी। मेरा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है मेडिकल। ओके, आप कुछ पूछना चाहती हैं इनसे? क्वेश्चन इज नॉट क्लियर। इन्होंने कहा कि अभी इनका कोई बच्चा नहीं है, 6 साल हो गए हैं शादी को, और इस बात को लेके काफी प्रॉब्लम्स होती हैं घर में, तो क्या करें अभी ये? देखिए, एक ये जो समस्या है इसको हम डेफिनेटली एक्नॉलेज करेंगे कि हमारे समाज में एक इम्पॉर्टेंट समस्या की तरह आती है, क्योंकि एक फीमेल के ऊपर काफ़ी ये इस तरह के प्रेशर्स होते हैं दैट शी हैज़ टू रेयर अ बेबी एंड देन इवेंचुअली परिवार को आगे बढ़ाना है। इस तरह के प्रेशर्स बने रहते हैं। इम्पॉर्टेंट है इनके लिए कि अपने पति के साथ बैठें, बातचीत करें और समझने की कोशिश करें कि वो इस रिश्ते को किस तरह देखते हैं, कैसे देखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक फीमेल इस तरह की समस्या से गुजर रही है तो कुछ मेडिकल नीड्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं विच आर वेरी मच सॉल्वेबल, जो बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट उनका अवेलेबल है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, या कभी हस्बैंड के पार्ट पे भी इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होता है, ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, नहीं मिल रहा है, या फिर कभी कभी ऐसा है कि कंसीव करने के बाद उनको थोड़ा रेस्ट चाहिए जो एडिक्वेटली नहीं मिल पा रहा है, पारिवारिक जिम्मेदारियों के चक्कर में वो अपना ध्यान नहीं रख पा रही हैं। लॉट ऑफ दीज फैक्टर्स कुड बी देयर। ज़रूरी है कि एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से जाके मिलें, हस्बैंड साथ चलें तो बहुत अच्छी बात रहेगी, ताकि ये लोग खुल के बैठ के वो नेचर ऑफ प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट कर सकें, समझ सकें और उसका सॉल्यूशन बता सकें। और घबराने और परेशान होने की बात नहीं है। आजकल बहुत सारे और हायर ऑर्डर इंटरवेंशंस भी पॉसिबल हैं, IUIs, IVFs, टेस्ट ट्यूब बेबीज एंड ऑल। देयर सो मेनी मीन्स। अगर बच्चा होना बहुत नेसेसरी है और अगर परिवार की परसेप्शन के हिसाब से, तो बहुत सारे मेडिकल रेमेडीज हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन ये सब पॉसिबल है जिसको लिया जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है आजकल तो ये बच्चा अडॉप्ट करने का भी वो काफी चलन आ अडॉप्शन इज गया है, ऑल्सो तो देयर। adoption is परिवार also बहुत good. जल्दी जैसे प्रिपेयर नहीं होता उसके लिए, पहले ये सब चीज़ों को अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया जा सकता है। हो सकता है कि प्रॉपर इंटरवेंशन नहीं मिल रही है, और फिर भी अगर समस्या बनी रहती है तो एक मैरिज काउंसलर से मिलके उस समस्या को खुल के डिस्कस करना, ताकि हस्बैंड के या परिवार के पार्ट पे भी पर्सपेक्टिव जो है ब्रॉडन हो सके। और मेन चीज़ यह है कि इन दोनों का आपसी रिश्ता अच्छा बना रहे, मधुर बना रहे, तो बाकी परिवार क्या सोचता है और रिश्ते को किस तरह देखता है उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि आप और आपके हस्बैंड क्या चाहते हैं। अगर वो आपसे इस बात के लिए कभी आपको फोर्स नहीं करते, तो मुझे लगता है फिर परेशान होने की या फिर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ज़िंदगी में कभी होप को पीछे मत छोड़िए। अभी बात करेंगे हम रेनू के साथ फोन लाइन पर। जी रेनू। हेलो। हेलो जी रेनू जी, नमस्कार। नमस्ते जी। मैं बहुत टाइम से आपका प्रोग्राम देखती हूँ, मतलब मोस्टली सब प्रोग्राम देखती हूँ मैं प्रज्ञा के, और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिसिएशन। बताइए। 3 बेटियां थी, तीनों के मैरिज हुए, उसके बाद से
मतलब टाइम पास करने के लिए, और बहुत अच्छा लगता है मुझे, मेरा मन लगता है। ओके, थैंक यू सो मच जी। बताइए क्या पूछना चाहती हैं? ऐसा है, मेरी ना बड़ी बेटी की मैरिज हो गए 12 साल, जी। और उनकी जो मदर इन लॉ है ना, वो मेरी सिस्टर इन लॉ भी हैं। ओके। घर में ही जैसे मैरिज कर दी उनके बेटे से। हम्म। पहले तो हमारे रिलेशन बहुत अच्छे थे, सब कुछ ठीक था, वाहिगुरु की बड़ी मेहर थी। पर अभी क्या हुआ कि पता नहीं कैसे लोगों की बातों में आई या क्या हुआ, तो थोड़े से रिलेशन ना, बहुत अजीब सी बातें उन्होंने फोन, वो थोड़े डिप्रेशन में भी है जी। तो फोन करके ना मुझे बड़ी अजीब अजीब सी बातें बोली उन्होंने। और मैंने इससे भी कोई मतलब उनके साथ कोई अपने रिलेशन खराब नहीं किए जी। जैसे वो मुझे मिलती हैं, फोन पे बात होती है, कुछ होता है तो अच्छे से रहती हूँ। मगर मुझे ये है कि उनको कभी ये चीज सामने आनी चाहिए कि अगर मैं गलत नहीं हूँ, हम गलत नहीं है, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरी बेटी है, हम लोग गलत नहीं है, तो फिर वो गलत क्यों सोचती है हमारे बारे में? बस ये मुझे थोड़ी टेंशन होती है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर है। इसके बारे में हम बात करेंगे डॉक्टर प्रतिभा के साथ, लेकिन अभी आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि कॉल फॉर केयर में वक्त हो गया एक और छोटा सा ब्रेक लेने का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। प्रीमैरिटल काउंसलिंग काफ़ी हेल्प करती है लड़का और लड़की दोनों की ऐसे मैटर्स पर डिस्कस करने में जो वो शायद कोर्टशिप डेज में डिस्कस नहीं करते, इन फ्यूचर में ही डिस्कस करते, क्योंकि ज़िंदगी में रोमांस के अलावा भी बहुत कुछ बाकी है और बहुत कुछ आगे होता है देखने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। तो प्रीमैरिटल काउंसलिंग अंडरस्टैंडिंग लेवल को अच्छे से मैच कराती है, साथ साथ फ्यूचर में डाइवोर्सेस के चांसेस भी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, ऐसा स्टडीज़ कहती हैं। ब्रेक में जाने से पहले हमसे सवाल किया था रेनू जी ने कि उनकी बिटिया की शादी को 12 साल हो चुके हैं, जो बड़ी डॉटर है उनकी 3 डॉटर्स हैं, और इस बिटिया की शादी उन्होंने अपने सिस्टर इन लॉ के बेटे से की है। तो काफी अंडरस्टैंडिंग थी पहले, लेकिन अभी जो मदर इन लॉ है इनकी बेटी की, वो ठीक से बात नहीं करती, कभी कभी कुछ ऐसा कह जाती है जो शायद इन्हें हर्ट हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ? हाँ नमिता, इन्होंने कहा कि इनकी बेसिक समस्या ये है कि इनको ये लगता है कि अगर हम सही हैं तो वो हमारे बारे में गलत क्यों सोच रही हैं। तो रेनू जी, आपसे मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अपना पर्सपेक्टिव दूसरे को दें, अपना वर्जन दें या अपनी एक्सप्लेनेशन दें चीज़ों को, लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हमेशा दूसरे लोग आपके पर्सपेक्टिव से इत्तेफाक रखें। या आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरों को परसुएट करें कि आप सही हैं। ठीक है, हो सकता है हर व्यक्ति ना कन्विंस हो इस बात से कि आप कितने सही हैं या कितने गलत। ज़रूरी है कि हम अपना पर्सपेक्टिव दूसरे को बताएं, अपना विचार दें, अपनी परिस्थिति समझाएं कि हमने फलां चीज़ क्यों करी और कैसे करी। तो जैसा लग रहा है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, आप खुल के बैठ के बातचीत कर सकते हैं, अपना पर्सपेक्टिव उन्हें बता सकते हैं। हो सकता है वो कन्विंस हो सकता है वो फिर भी अपना कुछ पर्सपेक्टिव सामने रखें। तो उससे बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है, या हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, या अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बी कंफर्टेबल, एंड आपकी बेसिक जिम्मेदारी ये बनती है कि रिश्तों को खूबसूरती से निभाएं। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो अब उन्हें अपने पार्ट पे क्लियर करें। हो सकता है सामने वाला बहुत क्लैरिटी से आपकी बात समझ पाए या ना भी समझ पाए, तो इट डजंट मैटर मच। आपको हमेशा हर किसी को अपनी एक्सप्लेनेशन दे के कन्विंस करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है जीवन में। दूसरी चीज़, आपने कहा कि शायद उन्हें डिप्रेशन है। हो सकता है डिप्रेशन के चलते, अगर डायग्नोजेबल डिप्रेशन है, वो चीज़ों को थोड़ा और नकारात्मक रूप में देखती हो तो इसलिए शिकायत कर रही हैं, तो भी ऐसे कोई बहुत अपसेट होने की वजह नहीं है। आप उनके परेशानी को समझते हुए उनकी जो कंप्लेंट्स हैं उनको थोड़ा सा नज़रअंदाज कर सकती हैं और अपने पार्ट पे जो एक्सप्लेनेशन बनती है वो दे सकती हैं। चलिए, अभी हम एक और कॉलर के साथ बात करेंगे। हेलो, मुस्कान फोन लाइन पर हमसे बात करेंगी। जी मुस्कान। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मुस्कान, बताइए। मैम, मेरा 3 साल का एक बेटा है। वो बिल्कुल भी कहना नहीं मानता है। वो हमेशा अपने मन की करता है। उसे अगर जरा भी जबरदस्ती करो तो रोना चिल्लाना, बिल्कुल नहीं सुनता है वो। ओके। और मैम, स्कूल से भी कंप्लेन है कि वो ग्रिपिंग नहीं कर पाता, वो ठीक से खड़ा नहीं हो पाता। मैम, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हूँ। ओके, प्लीज डिप्रेस मत होइए पहले तो, क्योंकि बच्चों में ये सारी छोटी छोटी बातें चलती रहती हैं। अभी कहना नहीं मानता इनका बेटा, 3 साल का है, क्या करेंगे? बहुत छोटा है, ऐसा नहीं लगता कि बहुत परेशान होने की बात है, पर जैसा इन्होंने कहा ठीक से खड़ा नहीं हो पाता। मैं वो एस्पेक्ट को बहुत क्लियरली नहीं समझ पाई हूँ, किस लेवल तक खड़ा होने में दिक्कत है, या वैसे कहना नहीं मानता, टीचर कह रहे हैं फला जगह खड़े होइए या फला जगह बैठिए तो वो नहीं मान रहा है। अगर इस लेवल की परेशानी है तो बच्चे को कभी कभी हम घर में माहौल में ही ज़िद्दी बना देते हैं, उसकी हर इच्छा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देकर, हर बात को पूरा करके। कभी घर में एल्डरलीज होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं जो बच्चे की हर इच्छा को पूरी करने के लिए सपोर्ट करते हैं, तो कभी कभी इस वजह से बच्चे एडमेंट हो रहे होते हैं। नहीं तो अदरवाइज़ अगर इस तरह की समस्या है तो दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि
अगर ज़्यादा खड़े होने में दिक्कत है, कुछ है, तो किसी डॉक्टर को कंसल्ट करें, पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करें। हो सकता है कोई कॉग्निटिव डेफिसिट हो सकता है कोई और तरह का मोबिलिटी एंड मोटर डेफिसिट हो, तो उसके लिए वो इंटरवेंशन ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ओवरऑल अगर प्री मैरिटल काउंसलिंग की बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे कम कर सकती है प्री मैरिटल काउंसलिंग? देखिए नमिता, प्री मैरिटल काउंसलिंग जो है उसमें हम बहुत सारे, जैसा आपने भी पहले मेंशन किया, बहुत सारी अनदेखी सिचुएशंस के बारे में भी बातचीत करते हैं। जैसे कि वन पार्टनर कैन बी वेरी परफेक्शनिस्ट, द अदर पार्टनर माइट नॉट बी। कोई एक पार्टनर बहुत ऑर्गेनाइज हो सकता है, दूसरा पार्टनर हो सकता है उतना ऑर्गेनाइज ना हो। तो ये जो बेसिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं उनके बारे में जब हम बातचीत करते हैं प्री मैरिटल काउंसलिंग के दौरान, तो हम एक दूसरे की कॉग्निजेंस, एक अवेयरनेस में ये बात डालते हैं कि दूसरे व्यक्ति की बेसिक पर्सनालिटी ऐसी है। उससे ये होता है कि हम पहले से तैयार हो जाते हैं कि हो सकता है मेरे पार्टनर बाथरूम से आके टॉवल कहीं भी रखें, वाइफ उस चीज के लिए तैयार रह सकती है, हस्बैंड उस चीज के लिए तैयार रह सकते हैं। हो सकता है अपने कपड़े कहीं भी छोड़ देते हैं, मतलब अपने जो सामान को उसे कहीं भी वैसे रखते ही हैं। एक्सेप्ट तो करना। मेन चीज है कि बेसिक पर्सनालिटी से एक अवेयरनेस होना, जानना बहुत जरूरी होता है कि हमें जान पाए कि बेसिक पर्सनालिटी दूसरे की क्या है, जो हमारी पर्सनालिटी से भिन्न हो सकती है। सो वी नीड टू बी रियली प्रिपेयर्ड फॉर इट कि इस तरह की दिक्कतें आएंगी। जरूरी नहीं हमारे परिवार में एक पैटर्न वो था तो यहाँ भी सबका वही पैटर्न होगा। दूसरी चीज ये जो है कि कॉन्फ्लिक्ट अगर रहता है तो प्री मैरिटल काउंसलिंग के दौरान ये डिस्कशन हो जाती है कि मान लीजिए वाइफ है, अगर मुझे बहुत गुस्सा आता है तो द एक्सटेंट टू विच आई कैन गो इन रिएक्टिंग, हो सकता है मैं पैसिव हो जाऊं, हो सकता है मैं एग्रेशन शो करूं, तो वो सारी चीज़ों पे भी खुल के बातचीत हो सकती है। पार्टनर हस्बैंड अपने पार्ट पे उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि मुझे फला चीज़ें पसंद नहीं है, या फला मैं एक्सपेक्टेशंस अपनी पत्नी से नहीं रखूंगा, या फला एक्सपेक्टेशंस मैं अपने पति से नहीं रखूंगी। तो इन चीज़ों के लिए भी हम पहले से तैयार हो जाते हैं, एक्सपेक्टेशंस भी सेट हो जाती हैं, तो सारी चीजें जो है नॉर्मलाइज हो जाती हैं, आगे फ्यूचर में अच्छे से होने लगती है। डॉक्टर प्रतिभा, आप यहाँ पर आई, आपने बताई इतनी सारी चीजें, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।